कल हम लोग पढ़े थे बाबू लेंज का नियम। तो उसमें एक चीज बताए थे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, समझाएं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, ये बताए थे। तो आज क्वेश्चन है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है क्यों? या क्वेश्चन इसको ऐसे पूछ सकता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, समझाएं। तो देखो, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो देखो, मान लो ये चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कुंडली है। ये चुंबक है, ये कुंडली है। तो चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है। मान लो ये चुंबक गति कर रहा है, ये क्या गति कर रहा है? चुंबक गति कर रहा है, कुंडली रुका हुआ है। तो एक के तुलना में दूसरा गति कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं सापेक्षिक गति। तो मान लो किसी कुंडली के बगल में चुंबक गति कर रहा है, तो इस चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा, मतलब चुंबक गति कर रहा है तो इसमें कौन ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे पंखा गोल गोल घूमता है तो उसमें कौन ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो चुंबक गति कर रहा है तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा, इसका यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, कुंडली के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। तो देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, एक बार और समझो थोड़ा ध्यान से। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा केवल अपना रूप बदलता है। तो देखो, यहाँ रूप बदला है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गया? विद्युत ऊर्जा में। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं बाबू। भंवर धारा, फोकी धारा या ईडी करंट। जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये कोई चालक है, तो इस चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इस चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसी चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। जब किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा, चक्रवर्ती मतलब गोल गोल धारा। जैसे तुम लोग देखे होगे गाँव में बाढ़ हो जाता है तब पनिया के बीच में गोल गोल घूमता है, तो उसे बोलते हैं चक्रवर्ती। गर्मी के दिनों में देखो होगा जब लू चलता है तो बौनेरा चलता है हवा का गोल गोल, तो उसे बोलते हैं चक्रवर्ती, या कभी कभी बोलते हैं कि चक्रवात आ रहा है। क्या आ रहा है? चक्रवात। तो जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। इस चक्रवर्ती धारा को भंवर धारा या फोकी धारा या ईडी करंट कहते हैं। इधर देखिए, भंवर धारा का हानि ऊष्मा के रूप में होता है। यह ट्रांसफार्मर और डायनेमो जैसे यंत्रों में पाया जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर है, विद्युत आता है तो वो गर्म होता है, तो गर्म होता है मतलब ऊष्मा के रूप में हानि हो रहा है। किसके कारण? भंवर धारा के कारण। तो ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न होता है, डायनेमो में भंवर धारा उत्पन्न होता है। उस भंवर धारा के कारण क्या होता है? ऊष्मा, और ऊष्मा उत्पन्न होता है किसके कारण? भंवर धारा के कारण। तो ये ऊष्मा जो उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा का क्या है? हानि है। तो देखिए एक बार और, जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। इस चक्रवर्ती धारा को फोकी धारा या भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का हानि ऊष्मा के रूप में होता है। यह ट्रांसफार्मर और डायनेमो जैसे यंत्रों में पाया जाता है। भंवर धारा का आप देखेंगे बाबू हानि। भंवर धारा का हानि, अगर मान लो किसी मशीन में भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है तो वो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो वो गर्म होगा। तो देखो, यह मशीन में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो मान लो मशीन अगर गर्म होगा तो खराब भी हो सकता है,
तो यह मशीन को खराब कर सकता है। मान लो मशीन अगर गर्म होगा तो उसके अंदर का धातु पिघल सकता है, तो यह धातु को पिघला सकता है। मान लो मशीन अगर गर्म होगा तो उतना बढ़िया से काम नहीं करेगा, धीरे काम करेगा, तो मशीन के गति को मंद करता है। तो भंवर धारा कहानी, यह मशीन में उष्मा उत्पन्न करता है, यह मशीन को खराब कर सकता है, यह धातु को पिघला सकता है, यह मशीन के गति को मंद कर सकता है। कोई दिक्कत? अब देखिए भंवर धारा का लाभ, उपयोग या अनुप्रयोग। ये देखिए प्रेरण भट्टी में उपयोग। भट्टी, भट्टी मतलब जैसे चिमनी जानते हो, चिमनी भी एक तरह का भट्टी है जिसमें ईंटा के जिसमें मिट्टी का ईंटा को पकाकर लाल रंग का बनाया जाता है। तो भट्टी में उष्मा की जरूरत है, तो भंवर धारा क्या उत्पन्न करता है? उष्मा। भंवर धारा क्या उत्पन्न करता है? उष्मा। इसलिए इसका उपयोग प्रेरण भट्टी में होता है। ऊर्जा मापी जैसे यंत्रों में भंवर धारा का उपयोग होता है। स्पीडोमीटर में उपयोग होता है, जैसे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल में जो स्पीड बताने वाला होता है। जैसे तुम लोग देखा होगा मोटरसाइकिल में, जब तुम मोटरसाइकिल चलाते होगे तो स्पीड बताने वाला सुई गोल घूमता है। तो गोल क्यों घूमता है? क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न हुआ है। तो भंवर धारा उत्पन्न हुआ है मतलब चक्रवर्ती धारा है, इसलिए गोल घूम रहा है, नहीं तो स्पीड सीधा बताता है। तो देखना कभी भी कार, बस, ट्रक में स्पीड सीधा नहीं बताता है, वो गोल बताता है, क्योंकि वहां भंवर धारा उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वो चक्रवर्ती चल रहा है, मतलब गोल गोल चलने का कोशिश कर रहा है। बात समझ में आया? तो भंवर धारा का पहला उपयोग या लाभ, प्रेरण भट्टी में उपयोग, ऊर्जा मापी जैसे यंत्रों में उपयोग, स्पीडोमीटर में उपयोग, विद्युत चुंबकीय ब्रेक या रेलगाड़ी के ब्रेक में उपयोग। विद्युत चुंबकीय ब्रेक या रेलगाड़ी के ब्रेक में भंवर धारा का उपयोग होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा के हानि को कैसे कम कर सकते हैं? भंवर धारा का हानि उष्मा के रूप में होता है, तो उसे कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो, मशीन के कोर को परतदार बनाकर, मशीन को कोर को पटलित करते हैं, मतलब परतदार बनाते हैं, तो कोर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण भंवर धारा कम हो जाता है। तो मान लो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध भंवर धारा का विरोध करेगा, तो भंवर धारा उत्पन्न ही नहीं होने देगा। इसका मतलब भंवर धारा कम से कम उत्पन्न होगा, इसलिए भंवर धारा कम हो जाएगा। तो देखो, जब मशीन के कोर को परतदार बनाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण भंवर धारा कम हो जाता है। क्लियर है? इस प्रकार भंवर धारा की हानि को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गतिक ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, अच्छा नामुए में आंसर है, देखो गतिक ईएमएफ, गति के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसे गतिक ईएमएफ कहते हैं। E बराबर VBL, ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ आपको नोट्स में पढ़ाए होंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसे गतिक ईएमएफ कहते हैं। E बराबर VBL। आगे बढ़ते हैं बाबू। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये इससे प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात किया जाता है। देखो, दाहिने हाथ के 3 अंगुली को, कितने अंगुली को? यह अंगूठा, यह तर्जनी, यह मध्यमा, ये अनामिका, ये कानी। तो इस दोनों का जरूरत नहीं है, इस तीनों का जरूरत है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। तो दाहिने हाथ के 3 अंगुली को इस प्रकार लंबवत रखते हैं। देखो, ये 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ देखो 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ भी देखोगे तो कितना डिग्री का कोण बना? 90। यहाँ भी देखोगे तो कितना? 90। तो दाहिने हाथ के 3 अंगुली को इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि अंगूठा चालक के दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा बताएगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करते हैं। तो यह नियम क्या है समझिए। दाहिने हाथ के 3 अंगुली को इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि अंगूठा चालक के दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, और मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा बताएगा। और लंबवत है, देखो ये लंबवत दिया गया है। कोई दिक्कत? दाहिने हाथ के 3 अंगुली को इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि अंगूठा चालक के दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा बताएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रेरक, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इस साल नए वाला असाइनमेंट में जुड़ेगा। प्रेरक, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। देखो, प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है।
अब प्रेरक क्या करता है, विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ये प्रेरक कहता है कि अगर 3 एम्पियर का धारा जा रहा है तो 3 एम्पियर जाओ, हम परिवर्तन करने नहीं देंगे, ना 3 को 4 करने देंगे ना 3 को 2 करने देंगे। तब प्रेरक जो धारा चल रहा है उसमें परिवर्तन जो होने वाला है उसी का विरोध करता है कि हम परिवर्तन नहीं करने देंगे, जितना चल रहे हो उतना ही चलो। तब प्रेरक चालक का वह गुण जो विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है उसे प्रेरक कहते हैं। आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है, ये भी लिखेंगे पॉइंट, बाकी सब पॉइंट नहीं लिखेंगे। आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है, प्रेरक के बिना प्रतिरोध नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है उसे प्रेरक कहते हैं। आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है, प्रेरक के बिना प्रतिरोध नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का एक और नाम होता है स्वप्रेरण गुणांक। देखते हैं हम ध्यान से। स्वप्रेरण, स्व मतलब स्वयं में प्रेरणा करके कुछ उत्पन्न हो जाए। तो देखो, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं, स्व मतलब स्वयं, स्वयं उसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, इसे इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो देखो ध्यान से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है जिसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा। तो चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती होता है विद्युत धारा के। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, समानुपाती विद्युत धारा को आई से। समानुपाती हटेगा तो 2 चीज आएगा, फाई बराबर, समानुपाती हटेगा 2 चीज आएगा बराबर, और एक स्थिरांक क्या आएगा, एल आई, फाई बराबर एल आई। ठीक है, यहां से और आगे बढ़ेंगे, फाई के नीचे क्या लेकर आएंगे, आई गुणा में है तो भाग में लेकर आएंगे, बराबर क्या है, एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर फाई बटा आई, एल बराबर फाई बटा आई। ठीक है, यही है बाबू एल, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ये भी पूछता है, स्वप्रेरण तो पूछ चुका है, स्वप्रेरकत्व भी पूछेगा। तो अगर पूछ दिया स्वप्रेरकत्व क्या है तो डिफिनेशन क्या बोलोगे, तो ये है स्वप्रेरण गुणांक, ये है चुंबकीय फ्लक्स, कौन फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और ये है विद्युत धारा। तो देखो स्वप्रेरकत्व का डिफिनेशन बताते हैं। अगर विद्युत धारा आई है जो, उसका मान 1 रख दें तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, एल बराबर आई। देखो ध्यान से, मान लो एल बराबर फाई बट्टा क्या है, आई है, इसको बनाना नहीं है, बस समझा रहे हैं। एल के जगह फाई बट्टा आई के जगह 1 रख दें तो क्या होगा, 1 एम्पियर रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एल बराबर क्या बचेगा, फाई। तो एल है क्या, स्वप्रेरकत्व, और फाई है क्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए बाबू, चुंबकीय फ्लक्स ही स्वप्रेरकत्व है। कब, जब कुंडली से कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर। तो डिफिनेशन सुनिए अब स्वप्रेरकत्व का है। जब कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए फिर से, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और जब किसी कुंडली से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये देखो, इसमें 2 कुंडली हो गए, किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके नजदीक रखे पहले कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। देखो मान लो 2 कुंडली है, पहला दूसरा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। मान लो ये दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। ठीक है, किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण
उसके नजदीक रखे पहले कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके नजदीक रखे पहले कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब बाकी ये उसी तरह चलेगा। डिफिनेशन देख लो, फिर से हम बनाकर दिखा देते हैं। देखिए, फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से, धारा को आई से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स किसके होगा? दूसरे कुंडली का, तो फाई टू। धारा किसका होगा? पहले कुंडली का। तो ये हटेगा तो दो चीज आएगा, बराबर और एक स्थिरांक, यहाँ पर m आएगा, m(I1). अब ये आगे बढ़ाएंगे, I1 गुणा में है तो फाई टू बट्टा क्या है? I1 बराबर क्या है? m। इसलिए m बराबर फाई टू बट्टा क्या है? I1। और ये m जो है अन्योन्य प्रेरकत्व है। क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व है। और इस अन्योन्य प्रेरकत्व का एक और नाम होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। किसी को कोई दिक्कत? तो देखो, जब किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके नजदीक रखे पहले कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब हमको डिफिनेशन चाहिए अन्योन्य प्रेरकत्व का। तो फिर इसका मान कितना रखेंगे? 1 एम्पियर। जब पहले कुंडली से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दूसरे कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है, जैसे पीछे बताए थे। उसी तरह है, जब पहले कुंडली से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है, या उसी को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, अब आज का लास्ट चीज ये है, चाहे पूछे प्रेरकत्व, चाहे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसमें से कोई पूछे, सबका मात्रक होता है हेनरी या वेबर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। क्लियर है? तो बोलो, सबसे फेमस मात्रक ये है हेनरी। पूछता है हेनरी निम्न में से किसका मात्रक है? या प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। स्वप्रेरकत्व का भी हेनरी, स्वप्रेरण गुणांक का भी हेनरी, अन्योन्य प्रेरकत्व का भी हेनरी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी हेनरी। और हेनरी के अलावा वेबर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर भी होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है बाबू। बाय बाय।